बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आसिफ जरदारी के हवाले से पाकिस्तान में एक बात हमेशा से की जाती है कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन मेरे ख्याल में इस मर्तबा आसिफ जरदारी फंस गए हैं। पहली बार वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उनका प्लान ये है कि वो पीडीएम की हुकूमत से निकल जाए और ये जितना भी गन पिछले 11 महीनों के अंदर पीडीएम की हुकूमत ने यहाँ पे क्रिएट किया है पाकिस्तान के अंदर, वो सारा गन मुस्लिम लीग नून के कंधों पे डालकर ये बहिफाजत निकल जाए और अवाम को बता दे कि मुस्लिम लीग नून इस पूरी तबाही के ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसाक डार इसके ज़िम्मेदार है। उससे पहले मता इस्माइल थे। इसी तरह जितनी भी मुकदमात यहाँ पे दायर हुए, जितना इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ, ये सारे कुछ राना सनाउल्लाह ने किया। और मेरे पास चूंकि फॉरेन मिनिस्ट्री थी तो वहां पे मेरे बेटे ने अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। पाकिस्तान के अंदर पिछले 11 महीनों में बमुश्किल 1 महीना गुजारा होगा और बाकी 10 महीने उसने बाहर दुनिया में गुजारे। फिर कौम को ये बताया जाएगा कि मेरे जो शेर रहमान है वो क्लाइमेट मिनिस्टर है और उसने इंटरनेशनल जो एक कॉन्फ्रेंस जेनेवा के अंदर हुआ था, वहां पे बाहर दुनिया ने 10 अरब रुपए प्लेजेस किए थे, लेकिन उसमें एक पैसा अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला। तो ये कौम को इसी तरह धोखा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रहे कि मेरे ख्याल में इस मर्तबा अवाम को धोखा देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं। बेसिकली मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था और वो मार्च 2022 में, उसका जो लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो मैं शेयर करता हूँ, आप उसको ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको ये पूरा सीन क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अमेरिकन के साथ पीडीएम के ये लोग मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था। उसमें ये सारी चीज़ें, उनकी मुलाकातें, कब किससे मुलाकात हुई, किस तरह हुई, कौन कौन उसके अंदर शामिल था, ये सारी चीज़ें उस वक्त मैंने डिस्कस की थी। उस वक्त ये आदम एतमाद की तहरीक भी नहीं आई थी, उससे पहले की बात है। तो मेरे ख्याल में जरदारी साहब के लिए कौम को धोखा देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अभी उनका प्लान क्या है? प्लान उनका ये है कि ये अभी पीडीएम की हुकूमत को छोड़कर निकल जाएंगे और ये सारे इल्जामात लगाएंगे। एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ जाएंगे अवाम को धोखा देने के लिए, और ये कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून तो वैसे भी खत्म हो चुका है पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए चलो ये सारा गन मुस्लिम लीग नून के कंधों पर डाल दिया जाएगा और ये कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल बेगुनाह था, रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर मेरा कोई हिस्सा नहीं था, पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करने में मेरा कोई किरदार नहीं था। लेकिन इसमें जरदारी साहब का सबसे बड़ा किरदार है। वो किस तरह है? देखिए, मुबैना तौर पे आसिफ जरदारी अमेरिकन के बहुत ज्यादा करीब हैं। आप लोगों ने ओबामा का वो किताब पढ़ा होगा जिसके अंदर वो बता रही है कि जब यहाँ पे एबटाबाद के अंदर उन्होंने रेड किया तो उनका ये ख्याल था कि जब वो पाकिस्तानी सदर को फ़ोन करेंगे तो उनका किस किस्म का रद्द अमल होगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि उन्हें हैरानगी हुई कि जब उसने फ़ोन किया और आसिफ जरदारी ने उनको मुबारकबाद दी। ये वही आसिफ जरदारी साहब है। उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो अमेरिकन एम्बेसी के केबल्स जो लीक हुए थे उसके अंदर उनके हवाले से बताया गया है कि जरदारी साहब अमेरिकन के कितने करीब है और किस तरह उनका खास बंदा है। फिर हुसैन हक्कानी, आप जानते हैं हुसैन हक्कानी कौन है? वो इनका एम्बेसडर था और वही मेमो गेट वाला जो स्कैंडल हुआ था उस वक्त वो इनका अमेरिका के अंदर सफीर थे। फिर हुसैन हक्कानी के हवाले से ये भी उन पे इल्ज़ामात लगे हैं कि बाजवा ने उनको हायर किया था और वो लॉबिंग कर रहे थे वहाँ पे। उसके हवाले से फिर ये भी बातें सामने आ गई कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और वो नवाज शरीफ के साथ लंदन में भी मिलते थे। तो रिजीम चेंज का जो मेन खिलाड़ी था वो बेसिकली आसिफ जरदारी था और बिलावल खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का बुनियादी जो प्लान था वो बिलावल हाउस में ही बना था। इसी वजह से आप जरदारी को इस चीज से बरिज़िम्मा आप करार नहीं दे सकते। अभी आप देख ले कि उन्होंने जो एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की उसमें 2 चीजें अभी तक सामने आ गई है। एक सैलाब मुतासिरीन और दूसरा ये जो डिजिटल सेंसिस इन लोगों ने लॉन्च की है ताकि इलेक्शन को किसी तरीके से मुलतवी किया जा सके। इन दोनों पे उनके मुताबिक और बिलावल के मुताबिक उनके एतराज़ात है। एतराज़ात कहाँ से आ गए?
सिंध के जो नेशनलिस्ट जमातें हैं उन्होंने बेसिकली उस पर एतराज़ किया और सिंध के अंदर उसके खिलाफ उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दिया। अभी जरदारी साहब की ये कोशिश है कि सिंध के जो नेशनलिस्ट जमातें हैं उनके कैंपेन को किसी तरीके से वो अपना उसी अंदाज से पेश करे कि ये सारी चीज़ें तो बेसिकली मैं भी उसके खिलाफ हूं और मैंने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है और मैं ये सारी चीजें सिंध के अवाम के लिए कर रहा हूं। सैलाब के मुतासिरीन के हवाले से कि सिंध के अंदर इतने ज्यादा लोग सैलाब के वजह से मुतासिर हुई है और मरकजी हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की। मरकजी हुकूमत किसकी है? आसिफ जरदारी के, नवाज शरीफ के और मौलाना फजलुर रहमान के। मरकजी हुकूमत के अंदर जो फैसले अगर हो जाते हैं कैबिनेट के अंदर, तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी के कितने वज़रा मौजूद है? बिलावल भुट्टो खुद वहां पे वफाकी काबीना का हिस्सा है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, बेसिकली वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है लेकिन हुकूमत चलाने वाले आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान है। इसी वजह से अगर सैलाब मुतासिरीन की मदद नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है। आप मुझे ये बताइए कि सैलाब से सिंध के अंदर लाखों लोग मुतासिर हुए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कभी आसिफ अली जरदारी को देखा है कि उसने सिंध के किसी एक जिले का दौरा किया हो? आप लोगों ने आसिफ अली जरदारी को देखा है कि सिंध के अंदर जितने लोग शहीद हुए सैलाब से, जितने लोग जख्मी हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, जमीन बोस हो गए, एक मर्तबा आपने किसी जिले के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब को देखा है कि वहां पे जाकर उन लोगों के साथ ताजियत करी, जिन लोगों के घर तबाह हो चुके हैं उनको तसल्ली दे, उनके लिए दोबारा घर तामीर करे, या जहां पे लोग जख्मी हुए हैं उनके पास जाकर उनको तसल्ली दे? आप लोगों ने देखा है। उनके बेटी बिलावल भुट्टो को आप लोगों ने देखा है, सिवाय जब वो शहबाज शरीफ साहब या वज़ीर आला सिंध के साथ कभी अगर वहां पे जाते हुए आप लोगों ने देखा है। आज किस अंदाज से ये लोग सैलाब मुतासिरीन के लिए आवाज उठा रहे हैं? जब इलेक्शन करीब आ गए तो इनको अभी सैलाब मुतासिरीन याद आ गए। इसमें एक ये जो चीज है, ये मेरे ख्याल में इस मर्तबा लोगों को धोखा देना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस मर्तबा ये लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सैलाब मुतासिरीन या डिजिटल सेंसस को सिर्फ और सिर्फ एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और चीज जो मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं कि परसों आसिफ जरदारी साहब जुनूबी पंजाब में आकर वहां पे जलसा कर सकते हैं, उनका सेहत बिल्कुल ठीक है जलसों के लिए, लेकिन वो सैलाब मुतासिरीन के घरों में नहीं जा सकते। और बताया जाता है कि आसिफ जरदारी बीमार है, इसी वजह से वो सैलाब मुतासिरीन के साथ ताजियत करने या उनको तसल्ली देने के लिए इतने महीने गुजर गए, इसी वजह से वो नहीं आए। तो जब आप जलसे कर सकते हैं तो सैलाब मुतासिरीन के पास आप नहीं जा सकते। इसी वजह से ये जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे इस बयानी से पाकिस्तानी लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक और जो जरूरी चीज है वो ये है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का अभी जो ब्रिटिश एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं उन्होंने भी उसकी तस्दीक कर दी कि अमेरिका की CIA ने इमरान खान की हुकूमत को हटाया है, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बाकी वजूहात के साथ साथ इमरान खान उनके ड्रोन हमलों के खिलाफ थे और उसी वजह से उनको हटाया गया। फिर आप देख ले कि रजा रब्बानी ने जो बातें कही, ये भी बेसिकली आसिफ जरदारी का एक प्लान है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का सारा गन, जिस तरह के पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह कर दिया, जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अभी ये सारा गन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कंधों पे डाला जाए और ये बताया जाए कि अमेरिका के साथ डील करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह की गई, ताकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उसके लिए खतरा पैदा किया जा सके। ये चीज आसिफ जरदारी के बगैर हो नहीं सकता। आप देख ली उस वक्त आसिफ जरदारी खुफिया मुलाकातें किससे करते थे, और इसमें आप बाजवा को भी बड़ी जिम्मा आप उनको करार नहीं दे सकते। और आसिफ जरदारी जन बाजवा के साथ मिलकर ये सारा प्लान उन्होंने किया था, और ये बिलावल खुद इसके वो इकरार कर चुके हैं और तस्लीम कर चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही के जिम्मेदार आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM के बाकी लोग हैं। और ये सारे लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी तबाही के जिम्मेदार है, और इन सारे लोगों ने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया कि अभी रजा रब्बानी प्रेस रिलीज जारी करते हैं और सवालात
سکتے ہیں کہ کیا چین کے ساتھ جو ہمارے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی اس کو امریکہ کے دباؤ پہ ختم کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہے اس کے لیے خطرہ ہے؟ اور اب آئی ایم ایف کی طرف سے وہی ڈیمانڈز کیے جا رہے ہیں اور امریکہ یہاں پہ اپنا پوچھ کے لیے اڈے مانگ رہے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں اگر ہو چکی ہیں تو یہ آصف زرداری کا پلان ہوگا. آصف زرداری امریکن کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں ماضی میں، اسی وجہ سے یہ رجیم چینج آپریشن کے اندر آصف زرداری کا بڑا ایکٹیو اور بڑا اہم رول تھا، اور اس رول کو ان کے بیٹے آصف بلاول بھٹو بھی تسلیم کر چکے ہیں. اسی وجہ سے رجیم چینج آپریشن سے پاکستان کی جو تباہی ہو گئی ہے، اس تباہی میں آپ آصف زرداری کو معاف نہیں کر سکتے. آصف زرداری 100 مرتبہ بھی یہ سارا گن مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ڈالے، لیکن جتنا مسلم لیگ نون اس کا ذمہ دار ہے اسی طرح آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی اس کے ذمہ دار ہے، اور انہوں نے آج پاکستان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جہاں پہ آپ لوگ $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے پیروں پہ پڑتے ہیں اور وہ اس قسم کے ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کے طرف رضا ربانی نے اشارہ کیا. ابھی سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو صورتحال بن چکی ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا 11 مہینوں میں، آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف 77 مقدمات درج ہوئے. یہ آپ پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کو اگر اکٹھا کرے تو ان لوگوں نے جو اربوں روپے کی کرپشنز کے الزامات ہیں ان کے اوپر، ان پہ ان پوری 30 سال کے اندر میرے خیال میں 77 مقدمات درج نہیں ہوئے ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ آج تحریک انصاف لاہور کے اندر اپنا ایک ریلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اور آج ہی وہاں پہ نگران جو طاقتور لوگوں کی حکومت ہے انہوں نے وہاں پہ ریلیوں پہ اور اجتماعات پہ پابندی لگا دی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آلریڈی پنجاب کے اندر الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے تو آپ کس طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مزید مقدمات درج کرے، ان کے لوگوں کے خلاف مزید مقدمات درج کرے. یہ سلسلہ پاکستان کے اندر مزید نہیں چل سکتا. یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور جس طریقے سے طاقتور لوگ اپنے نگرانوں کے ذریعے جو حشر انہوں نے بنایا ہوا ہے، جب وہاں پہ آلریڈی الیکشن بھی اناؤنس ہوئے اور وہاں پہ ابھی وہ اپنا الیکشن کمپین شروع کریں گے، تو کس طرح آپ دفعہ 144 نافذ کر کے وہاں پہ اجتماعات اور جلسے جلوسوں اور ریلیوں پہ پابندی لگاتے ہیں؟ یہ سلسلہ پاکستان کے اندر مزید نہیں چل سکتا. یہ جو ڈرامہ بازی شروع کی گئی ہے اس کو ابھی بند ہونا چاہیے. اور مریم نواز جو بات کرتے ہیں کہ ثاقب نثار کے بیٹے لندن میں عیش کرتے ہیں، تو مریم نواز کے بہن بھائی اور باپ کدھر عیش کرتے ہیں؟ ان کے بچے کہاں پہ ہیں؟ یہ جو رانا ثناء اللہ کے خلاف ایک عدالت سے وارنٹ جاری ہوئی تھے اور وہاں پہ پولیس جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے پوری پاکستان کے اندر رانا ثناء اللہ کو ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا. یہ کیا مزاج پاکستان کا بنایا گیا ہے؟ مریم نواز نے معزز جج صاحبان کی توہین کی جب ان کے خلاف وہاں پہ کسی نے درخواست دی، تو ابھی ان کو اسد اللہ کے مطابق ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر مریم نواز کے خلاف یہ درخواست واپس نہیں لی گئی تو آپ کے خلاف بہت سارے مقدمات درج کیے جائیں گے. یہ پاکستان کا کون سا مزاج بنایا گیا ہے؟ پاکستان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اپنے گورنر کے ذریعے ان پہ یہاں پہ الیکشن ڈیٹ نہیں دے رہے، گورنر ہیلی بہانے کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ پشاور کے اندر تھریٹس لیٹر جاری کیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گرد ایک بار پھر دھماکے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بہانے پاکستان کے اندر مزید نہیں چل سکتے. پاکستان کے قوم کو ووٹ اور الیکشن ان کا حق ہے اور ان کو یہ حق دینا پڑے گا. ان سے یہ حق کوئی بھی چھین نہیں سکتا. یہ جو ڈرامہ بازی شروع کی گئی ہے یہ ڈرامہ بازی مزید بند کرے. پاکستانی قوم کو آلریڈی تباہ کر دیا ہے، مہنگائی میں ان کو ڈبو دیا ہے، لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. مزید ان لوگوں پہ رحم کرے اور خدا کے لیے یہ جو ڈرامہ بازی پی ڈی ایم کے لوگوں نے شروع کر دیا اور ان کے سہولت کاروں نے شروع کر دیا، اس چیز کو ختم کرے. یہ چیز پاکستانی عوام مزید برداشت نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے آصف زرداری کا یہ جو ڈرامہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے نکل کر ابھی آنے والے چند دنوں میں پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ آپ دیکھ لیں گے. یہ زرداری اس سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، صرف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ وہاں سے بھاگ جائیں گے اور اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت مرکز کے اندر ختم ہو جائے گی. پورے ملک کے اندر انتخابات ہوں گے، لیکن زرداری صاحب نے جو بیانیہ اس کے لیے
अपनाया हुआ है, उसका तफसील मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये जो उससे पहले पिछले साल मार्च में जो मेरा एक व्लॉग था, उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया, उसको आप देख ले, आप लोगों को पूरा अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिकन के साथ ये लोग किस तरह मिले थे और किस तरह पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फिर उसको कंप्लीट भी किया गया। उसके अंदर कौन कौन लोग मुलविस थे, वो सारी चीजें उसके अंदर शामिल है। अभी ब्रिटिश एम्बेसडर ने भी उसकी तस्दीक कर दी। रजा रबानी की इन बातों से भी उन चीजों की तस्दीक हो गई। तो पाकिस्तान को तबाह करने वाली यही लोग हैं और पाकिस्तानी कौम कभी भी उन लोगों को माफ नहीं करेंगे। इलेक्शन में उनके खिलाफ अपने वोट के जरिए उनसे बदला लेंगे, जिन लोगों ने पाकिस्तानी कौम का जीना हराम कर दिया और ये बदतरीन महंगाई लाकर पाकिस्तानी लोगों को डबो दिया। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मजीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।